नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में मीडिया की भूमिका की सराहना की। भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार के तहत ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद समाप्त किया। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था। किसी भी समाज में समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार, ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है, प्रतिदिन चलती है। इसमें बड़ी ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों की भी है। प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक मकान के निर्माण के दौरान उसमें पुस्तकों के लिए भी अलग जगह रखी जानी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आज टेक्स्ट और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो जाए। और मैं तो हर परिवार से आग्रह करता हूं, घर की रचना के समय आर्किटेक्चर को जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी हो जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी हो और परिवार के हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बार उन किताबों के पास जाए, किताबों को हाथ लगाए, एक आध दो पेज, एक आध दो लाइन जरूर पढ़ने की आदत बनाए। देश के प्राचीन साहित्य के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि आज के टेक्स्ट, ट्वीट और गूगल गुरु के इस युग में नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में भारत के उत्पादों के साथ भारत की आवाज भी ज्यादा सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की आवाज को अब और ध्यान से सुन रहा है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। प्रतिष्ठित पत्रिका गेट का निर्माण पत्रिका समाचार समूह ने जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर किया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी भी उपस्थित थे।
सेना ने जोर देकर कहा कि भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सेना ने यह भी कहा कि चीन की ओर से टकराव बढ़ाने के लिए लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा किसी भी समय नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया गया और न ही गोलीबारी सहित किसी भी तरह का आक्रामक रुख अपनाया गया। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए जानबूझकर समझौतों का उल्लंघन करते हुए आक्रामक व्यवहार कर रही है, जबकि सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। कल चीन के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर कुछ अग्रिम चौकियों के करीब आने का प्रयास किया। भारतीय सेना द्वारा रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने धमकाने के प्रयास के तौर पर हवा में गोलियां चलाईं। उकसावे के इस गंभीर प्रयास के बावजूद भारतीय सेना ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार किया। आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कॉमोडोर सी उदय भास्कर ने कहा, 1993 के बाद ये पहली बार चीन के फौज के तरफ से उन्होंने गोली चलाया है। हालांकि इसे वार्निंग शॉट्स कहने की उन्होंने कोशिश किया है, परंतु एक प्रकार से ये भारत को धमकी देने वाली बात है और ये स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि इस वक्त भारत और चीन के बीच में राजनीतिक स्तर पे बातचीत चल रहा है स्थिति को हल करने के लिए। इसके बावजूद अगर ऐसा हरकत हो रहा है, अर्थात यही है कि चीन भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, परंतु भारत ने स्पष्ट उन्हें संकेत दिया है कि इस तरफ से भारत न हिचकने वाला है, न इस प्रकार का धमकी स्वीकार करेंगे। भारतीय सेना शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिर भी देश की अखंडता और सार्वभौमिकता हर कीमत पर बनाए रखी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक मॉस्को में कल और परसों आयोजित होनी है। विदेश मंत्रियों की परिषद की ये तीसरी बैठक होगी, जिसमें भारत शंघाई सहयोग संगठन के पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होगा। इससे पहले ये बैठकें अप्रैल 2018 में पेइचिंग और मई 2019 में बिश्केक में हुई थीं। भारत इस वर्ष रूस परिसंघ की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के लिए आयोजित हो रही विभिन्न वार्ता गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले रहा है। देश में अब तक कोविड-19 से करीब 33,24,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 से सबसे अधिक 73,500 से अधिक मरीज ठीक हुए। ठीक होने का प्रतिशत 77.65% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.65% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या कुल मामलों से लगभग 3.8 गुना अधिक है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की सर्वोच्च दर 80% से अधिक होने के कारण ऐसा हो पाया है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वस्थ होने की उच्च दर की रिपोर्ट मिली है और स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की 60% संख्या 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति के असरदार क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.70% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 809 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 42,80,423 हो गई है। वर्तमान में कुल 8,83,697 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,133 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मरने वालों की कुल संख्या अब 72,775 हो गई है। भारत ने अब तक 5 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में लगभग 11 लाख नमूनों की जांच की गई। देश भर में 1,668 प्रयोगशालाओं में अब तक 5,06,50,128 नमूनों की जांच की गई। पिछले 5 महीनों के दौरान देश में कोविड-19 नमूनों की जांच में काफी तेजी आई है और अब हम विश्व के सर्वाधिक टेस्ट करने वाले देशों की श्रेणी में आ गए हैं। इस वर्ष 23 मार्च को देश में केवल 160 प्रयोगशालाएं थीं। इस समय देश में 1,035 सरकारी और 633 निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। जांच में वृद्धि के बाद भी संक्रमण की दर 8.5% कम है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ प्रशासन ने फोन कॉल पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू की है।
जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि किसी भी स्थान, कार्यस्थल या अपार्टमेंट जहां कोविड-19 संक्रमित मरीज हैं, वहां फोन करके सैनिटाइजेशन की इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। सैनिटाइज करने वालों की टीम 12 से 24 घंटे के भीतर वहां पहुंच जाएगी और उस जगह को मुफ्त में सैनिटाइज कर देगी। जिला अधिकारी ने अपने कार्यालय की दीवार पर पोस्टर लगाकर इस सेवा के संबंध में जागरूकता अभियान शुरू किया है। किसी अपार्टमेंट, किसी ऑफिस, बाजार हो, दुकान हो या ऐसी जगह हो जहां पे लोगों का आवागमन रहता है, तो ऐसी जगहों पर वो फ्री सैनिटाइजेशन की सुविधा दी जा रही है। 12 घंटे के अंदर ही टीम जाकर के सैनिटाइजेशन का कार्य संपन्न करेगी, जो निर्धारित प्रोटोकॉल और मानक है सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन के माध्यम से। और ये जो नंबर हमने जारी किया है, ये नंबर है 0522 230 770। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सुविधा लखनऊ के नागरिकों के लिए ये मुहैया कराई गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के कारण संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने केवी कामत समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञप्ति जारी कर दी है। इस समिति ने 4 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि निर्धारित अनुपात अलग अलग मामलों के लिए सीलिंग का काम करेंगे, लेकिन समाधान योजना में ऋण लेने वाले के कोविड संकट से पहले के रिकॉर्ड और वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घर पर रहने और हाथों की सफाई बनाए रखने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स में लैब मेडिसिन विभाग की डॉक्टर पूर्वा माथुर ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा। Coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter and that is why it's important to maintain social distancing. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. in the night. On 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में मीडिया की भूमिका की सराहना की। भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार के तहत ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद समाप्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस व्यक्तियों, समुदायों और समाज सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष की थीम है कोविड-19 महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर। इस दौरान जीवन पर्यंत सीखने के दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जा रहा है। कोविड-19 संकट ने नीतिगत संवाद और वास्तविकता के बीच अंतर को याद दिलाया है। इस महामारी के दौरान कई देशों में प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शामिल नहीं दिखा। महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान विश्व भर के 100 करोड़ से अधिक स्कूल छात्रों में से 62.3% छात्रों की शिक्षा बाधित हुई। विश्व भर में 77 करोड़ से अधिक वयस्क और युवाओं में साक्षरता कौशल की कमी है। 61 करोड़ से अधिक बच्चे और किशोर पढ़ने और गणित में न्यूनतम दक्षता स्तर हासिल नहीं कर पाए हैं। साक्षरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य और संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा का एक प्रमुख घटक है। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार बच्चों को सशक्त बनाने के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबके लिए शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा विषय पर लगातार काम कर रही है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाएं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि साक्षर भारत के सपने को पूरा करने के लिए सभी को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। गुजरात में राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्ययन और लागू करने के लिए कार्यदल का गठन किया है। ये कार्यदल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करेगा और स्कूल शिक्षा प्रारूप तथा इसे बेहतर तरीके से लागू करने का सुझाव देगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में स्कूली शिक्षा निदेशालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत अपने जोड़ीदार राज्य तमिलनाडु के साथ ऑनलाइन सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। समारोह में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के छात्रों ने भाग लिया। समारोह के दौरान दोनों राज्यों के छात्रों ने आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी अपनी संस्कृति की झलक पेश की। लॉकडाउन के बीच जम्मू के विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने छात्रों को लक्ष्य आधारित मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रखने और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की संकल्पना को साकार करने के लिए ये प्रयास किया है। विद्यालय शिक्षा विभाग की निदेशक अनुराधा गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को दर्शाना है, साथ ही जोड़ीदार राज्य की भाषाई, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। छात्रों ने गायन, नृत्य और विचार विमर्श जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया और दोनों राज्यों के बीच एकता के बंधन को मजबूत करने पर विचार साझा किए। सभी छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए शिक्षा निदेशालय का धन्यवाद दिया और भविष्य में इसी प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित करने की प्रार्थना की। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से बलबीर सिंह गुलाटी। हम अपनी आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला में आज आपके लिए देश में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाले बांस क्षेत्र पर विशेष रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में सरकार ने देश में बांस का उत्पादन करने वाले क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बांस क्षेत्र को आत्मनिर्भरता के अभियान के तहत आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया गया है। पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कई अवसरों पर देश और विदेशों में बांस क्षेत्र के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन के लिए क्रिएट, क्यूरेट और कोऑर्डिनेट का आह्वान किया है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोषण माह 2020 की शुरुआत की। एक संदेश में राज्यपाल ने चंडीगढ़ से कुपोषण को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोगों से इस जन आंदोलन में शामिल होने को कहा। इस दौरान पौष्टिक आहार, एनीमिया, डायरिया और कुपोषण की रोकथाम जैसे विषयों पर विभिन्न वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। श्री बदनौर ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं और अन्य सोशल मीडिया गतिविधियों जैसे पैनल चर्चा, दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े संवाददाता सम्मेलन का आयोजन पूरे महीने किया जाएगा। एक रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान 2 मुख्य काम किए जाएंगे, जिसमें कुपोषण के शिकार बच्चों का पता लगाना और किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण शामिल है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पोषण संहिता के नाम से पोषण को लेकर 10 आसान बिंदुओं पर केंद्रित एक स्वैच्छिक आचार संहिता का भी आगाज किया है, ताकि लोग कोविड काल में अपने घरों में इसका पालन करके कुपोषण को मात दे सकें। इसके अलावा पोषण माह के दौरान मीडिया वेबिनार के अलावा डिजिटल पोषण पंचायत, ऑनलाइन वार्ड सभा, प्रभात फेरियों और पोषण वॉक के माध्यम से लोगों को कुपोषण और संबंधित प्रयासों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। तेलंगाना विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की केंद्र से मांग की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने केंद्र सरकार से आगामी संसद सत्र के दौरान इस संबंध में घोषणा करने की मांग की। शिवसेना की डॉक्टर नीलम गोहरे को आज महाराष्ट्र विधान परिषद का उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। पार्टी का कहना था कि उसके कई विधायक कोविड से संक्रमित हैं और वे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे।
हालांकि अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबालकर ने यह मांग स्वीकार नहीं की है और चुनाव कराने के लिए सदन की कार्यवाही का संचालन किया। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर से उपसभापति के पद का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद चुनाव कराया जाना चाहिए। इस पर सभापति निंबाळकर ने विपक्ष के नेता से कहा कि उच्च न्यायालय ने उन्हें अभी तलब नहीं किया है और वह इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसके चलते भाजपा विधायकों ने सभात्याग किया। वहीं विधानसभा में शिवसेना के प्रताप सरनाईक ने आज रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के विरुद्ध अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच लाया गया, जिसके बाद सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। कुणाल शिंदे के साथ सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तेलंगाना सरकार ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद हटाने का फैसला किया है। राज्य में आज से संपत्ति और अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण अगले आदेश तक रोक दिया गया है। हैदराबाद में कल शाम हुए मंत्रिमंडल की बैठक में सुधारों के संबंध में पेश किए गए कई मसौदा विधेयकों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बैठक के दौरान 6 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये विधेयक विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किए जाएंगे। विधानसभा सत्र कल शुरू हो चुका है और इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। राज्य के राजस्व तंत्र को मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्य सुधारों के अंतर्गत ग्राम राजस्व अधिकारियों के पदों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये अधिकारी जमीनी स्तर पर सभी प्रकार का लेखा जोखा रखते हैं। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने कल एक मसौदा पास किया। राज्य में संपत्तियों और दूसरे कागजात के सभी प्रकार के पंजीकरण के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने भी आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टरों को इन अधिकारियों से सभी प्रकार के रिकॉर्ड उच्च अधिकारियों को सौंपने को कहा गया है। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित नए राजस्व विधेयक और राजस्व से संबंधित कुछ अन्य संशोधन विधेयकों को स्वीकृति दे दी है। इससे राजस्व विभाग के कामकाज में सुधार लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारत में रेडियो खगोल शास्त्र के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का कल पुणे में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्हें कुछ दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर स्वरूप न केवल खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बल्कि नवाचारी और सशक्त प्रेक्षण की सुविधाएं विकसित करने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं। डॉक्टर स्वरूप को पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, एचके फिरोडिया सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के निधन से दुनिया ने एक महान खगोल वैज्ञानिक खो दिया है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी के प्रारंभिक विकास में उनके योगदान तथा भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को बनाने में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों की विश्व में प्रशंसा हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हजारिका महान गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्मकार थे। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि असम के संगीत सम्राट हजारिका ने अपनी रचनाओं से लाखों लोगों के जीवन को समृद्ध किया और सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत किया। तमिलनाडु में त्रिची के निकट करूर, परम्बलूर और अरियालूर जिलों में सिद्ध चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड देखभाल केंद्र इस महामारी से निपटने में प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। इन तीनों केंद्रों के प्रभारी डॉक्टर कामराज ने बताया कि वहां भर्ती कोविड-19 के लक्षण वाले 87.6% मरीजों को पिछले महीने छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में भर्ती हुए 1315 मरीजों में से 1152 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
बंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर राजेश गणपति के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कांच में विकाचन को दूर करने के लिए प्रक्रिया विकसित की है। कांच को क्रिस्टल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विकाचन कहलाती है। प्रोफेसर गणपति ने कहा है कि ये खोज मोबाइल फोन पर गोरिल्ला ग्लास जैसे और अधिक स्थायी कांच के निर्माण की दिशा में शुरुआती कदम है। भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर अजय सूद और शोध विद्यार्थी दिव्या गणपति इस अध्ययन में शामिल थे। शिवसेना ने अपने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। श्री राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। पार्टी ने आज बयान जारी कर कहा है कि लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत और धैर्यशील माणे, राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी, राज्य के मंत्रियों अनिल परब और गुलाब राव पाटिल, विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाईक, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर तथा वरिष्ठ नेता नीलम गोरेहे को पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में नामित किया गया है। बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारियों ने आज सिने अभिनेत्री कंगना रनौत के निवास पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें बिना निगम की स्वीकृति के अपने निवास में बदलाव करने की बात कही गई है। नगर निगम का एक दल आज अभिनेत्री के पॉली हिल बंगले पर गया, लेकिन किसी के भी वहां उपस्थित नहीं होने के कारण नोटिस को उनके निवास पर चस्पा किया गया। नगर निगम ने कंगना से 24 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मुंबई पुलिस ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने और मादक तथा नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत प्रतिबंधित दवाओं का परामर्श दिलाकर आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए उनकी बहनों और अन्य के नाम एफआईआर दर्ज की है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य पर धोखाधड़ी और सुशांत सिंह को तनाव कम करने के लिए गलत दवाओं का परामर्श देने का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप इस मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया था। रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह पर आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। रिया ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि इन 3 लोगों ने षड्यंत्र रचकर एक सरकारी अस्पताल के लेटरहेड पर प्रतिबंधित दवाओं का गलत ढंग से परामर्श हासिल किया और सही खुराक और मात्रा का आकलन किए बिना दवाएं दी। ये मामला भारतीय दंड संहिता और मादक तथा नशीले पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत बांद्रा थाने में दर्ज किया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में सामान्य वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में तापमान 13 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम में आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। लद्दाख में भी दोपहर या शाम में बादल घिरने की संभावना है। तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। पोर्ट ब्लेयर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग और हर समुदाय का कल्याण केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की उच्च प्राथमिकता में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में मीडिया की भूमिका की सराहना की। भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
और तेलंगाना सरकार ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार के तहत ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद समाप्त करने का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।